गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज का अपना क्वेश्चन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडीआर इन द इंडियन लीगल लैंडस्केप। द चॉइस बिटवीन ट्रेडिशनल litigation and alternative solution often depends on the specific needs of the parties, whether they prioritize speed and privacy or formal legal precedents and strict judicial oversight. मतलब इंडियन लीगल लैंडस्केप के नज़रिए से अपन अगर देखें तो ये पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या चूज़ करते। एक तो वो ट्रेडिशनल लिटिगेशन या फिर एडीआर, दो में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करते। अगर उनको स्पीड मतलब फास्ट और प्राइवेसी रखनी होंगी अगर केस के अंदर, तो फिर वो एडीआर चूज़ करेंगे। या फिर अगर उनको फॉर्मल लीगल प्रेसिडेंट या फिर स्ट्रिक्ट जुडिशियल ओवरसाइड होगा तो वो कोर्ट चूज़ करेंगे, फिर ट्रेडिशनल लिटिगेशन चूज़ करेंगे। Here is a comprehensive comparison of advantages and disadvantages of ADR as per Indian laws and practice. सो इसके पहले अपन ने जो मेरिट और डीमेरिट का क्वेश्चन देखा वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक सेपरेट क्वेश्चन इसलिए बना के दिया ताकि आपको आमने सामने समझ में आ जाए कि क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, या फिर क्या मेरिट्स है और क्या डीमेरिट्स है। सबसे पहले कैटेगरी आती है स्पीड एंड इफिशियंसी। तो एडवांटेज अगर देखें तो फास्ट रहता। अंडर 2015 अमेंडमेंट डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हैज 12 मंथ लिमिट अवॉइड्स कोर्ट बैकलॉग। मतलब जो 2015 का अमेंडमेंट हुआ उसके अंदर जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, मतलब इंडिया के ही दोनों पार्टी है और अगर वो आर्बिट्रेशन चूज करते तो उसको डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन बोला जाता। तो उस कंडीशन में वो 1 साल की लिमिट दी गई है कि आपको 1 साल के अंदर अंदर उसको सॉल्व करना ही पड़ता। Disadvantages: tactical delay. If a party is non-cooperative, they can stall proceeding or challenge the award in High Court. मतलब इसका भी एक प्रॉब्लम है स्पीड एंड इफिशियंसी से अगर रिलेटेड देखें तो अपन डिले होते बहुत, क्योंकि पार्टीज नॉन कोऑपरेटिव रहते, क्योंकि ये ऐसे कोर्ट जैसे स्ट्रिक्ट नहीं रहते कि कोर्ट ने समन्स इशू करा, वारंट इशू करा, ऐसा इधर नहीं रहता। और इसी वजह से थोड़ा डर कम रहता है इधर। लोग इसको ऐसे ही लेते कि आर्बिट्रेशन ही तो है, क्या है। तो इस वजह से वो कोऑपरेशन नहीं करते और वो फिर प्रोसीडिंग को टालते रहते, और अगर कोई डिसीजन भी आ जाए तो उसको फिर हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते। देन कॉस्ट फैक्टर। एडवांटेज में देखें तो इकोनॉमिकल लो रहता, कोर्ट फीस नहीं रहती लोक अदालत के अंदर, पोटेंशियल रहता फॉर रिफंड ऑफ कोर्ट फीस अंडर सेक्शन 89C। प्राइवेट एक्सपेंसेस, मतलब सबसे पहले एडवांटेज में अगर देखें अपन कॉस्ट फैक्टर को, वो इकोनॉमिकल रहता, बहुत बार कम रहता। लोक अदालत आप अगर आप चूज़ करते हो तो उसमें कोर्ट फी लगती ही नहीं आपको। अगर आपने पेंडिंग केस थी कोर्ट के अंदर फिर आप लोक अदालत में आए तो तब तक अगर लोक अदालत के द्वारा आपका डिसीजन आता है तो आपने जो भी फीस कोर्ट में भरी होंगी वो भी आपको रिफंड की जाती। लेकिन उसका ही डिसएडवांटेज अगर देखें अपन तो प्राइवेट एक्सपेंसेस। फीस फॉर स्पेशलाइज आर्बिट्रेटर जैसे रिटायर्ड जज, वेन्यू रेंटल्स कैन बी वेरी हाई। मतलब जो रिटायर्ड जज अगर आपने एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करे तो उनकी पर सिटिंग की फीस बहुत रहती, और अगर आपने कोई जगह भाड़े से ली तो उसका भाड़ा भी रहता बहुत। प्रोसीजरल रिजिडिटी, फ्लेक्सिबल रहता है ये, नॉट बाउंड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सीपीसी, नेचुरल जस्टिस गवर्नस। मतलब इधर कोई एक्ट बाउंड नहीं है ये, मतलब आपको एविडेंस एक्ट फॉलो करना पड़ेगा या फिर इंडियन सीपीसी फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कंपल्शन ही नहीं है बिल्कुल। ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे बेस रहता। बट इधर लैक ऑफ फॉर्मेलिटी रहती अगर अपन इसको डिसएडवांटेज से देखें तो। लोअर ट्रांसपेरेंसी और ड्यू प्रोसेस कंपेयर टू पब्लिक ट्रायल कैन समटाइम्स लीड टू बायस। मतलब इसकी ट्रांसपेरेंसी कम रहती क्योंकि ये प्राइवेट रहता मोस्टली, और इसकी जो प्रोसेस रहती वो कंप्लेंट मतलब जो कोर्ट की पब्लिक ट्रायल की प्रोसेस रहती उससे ये रहती लोअर रहती, जिस वजह से कभी कभी बायसनेस भी हो सकता कि आर्बिट्रेटर एक साइड ज़्यादा फेवर करते हैं ऐसा। Confidentiality. Private proceedings are held behind closed doors, ideal for protecting family और corporate reputation. मतलब जो प्रोसीडिंग्स रहती है इधर वो प्राइवेट रहती, क्लोज डोर के अंदर रहती है, और इससे रेपुटेशन भी आपकी अच्छी रहती है, और जो अगर फैमिली मैटर है तो वो भी प्रोटेक्ट रहता है। देन नो प्रेसिडेंशियल वैल्यू, डिसीजन डू नॉट सेट अ लीगल रूल फॉर फ्यूचर केसेस और द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब ये प्राइवेट रहने की वजह से इससे ना कोई प्रेसिडेंट बनता, मतलब अगर सेम केस फ्यूचर में कभी आती है तो उस टाइम इसका रेफरेंस नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये प्राइवेट प्रोसीडिंग है, पब्लिक नहीं है, और इससे कोई पब्लिक इंटरेस्ट का फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब इससे लोगों का कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट पार्टीज़ में ही वो मैटर चलेंगे और उधर की उधर ही सॉल्व हो जाएगा। Outcome nature, amicable power imbalance, focus on win-win settlements, highly effective for matrimonial and family dispute.
मतलब इसका फोकस रहता कि दोनों पार्टी का अच्छा ही हो, और इससे मैट्रिमोनियल और फैमिली डिस्प्यूट के लिए इफ़ेक्टिव है, ताकि केस का जो भी डिसीजन आए वो विन विन रहेगा। उसकी वजह से उन दोनों के बीच के जो बाद में के रिलेशन होंगे वो अच्छे रहेंगे। पावर इम्बैलेंस, अ स्ट्रॉन्गर पार्टी, एग्जाम्पल अ कॉर्पोरेशन में प्रेशर वीकर पार्टी इनटू एन अनफेयर सेटलमेंट। हाँ, ये एक डिसएडवांटेज है कि जो भी, अगर कंपनी है तो कंपनी के पास तो बहुत पैसा रहता, बहुत पहुंच रहती है उनकी, और अगर एक कंज्यूमर है, उसने मतलब वो आम आदमी समझो मिडिल क्लास, उसने कंप्लेंट डाली, तो ये उस पर प्रेशर डाल के उसको अनफेयर सेटलमेंट करने को ही बोलेंगे ना। फाइनलिटी, बाइंडिंग, आर्बिट्रल एंड लोक अदालत अवार्ड्स हैव द सेम स्टेटस एज अ कोर्ट डिग्री विथ नो इजी अपील। मतलब अगर आर्बिट्रेशन के द्वारा अवार्ड पास होता है या लोक अदालत द्वारा कोई डिसीजन होता है, तो वो कोर्ट की डिग्री के अनुसार ही उनको स्टेटस मिलता है और उनकी इजीली अपील नहीं की जा सकती। लिमिटेड रिकोर्स, यू कैनॉट अपील जस्ट बिकॉज द आर्बिट्रेटर मेड अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ग्राउंड फॉर चैलेंज आर वेरी नैरो। मतलब आप अपील नहीं कर सकते भले ही आर्बिट्रेटर ने कोई फैक्ट का मिस्टेक किया हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया हो, उसके मतलब ग्राउंड्स फॉर चैलेंज बहुत नो नैरो है, मतलब कम है। अगर आपको चैलेंज भी करने को है तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन से ग्राउंड से, और वो बहुत कम ग्राउंड से जिस पे आप चैलेंज कर सकते हैं। एक्सपर्टाइज स्पेशलाइज पार्टीज कैन चूज एन आर्बिट्रेटर हु इज एन एक्सपर्ट इन द स्पेसिफिक फील्ड, इंजीनियर और आईटी। मतलब जो आर्बिट्रेटर रहते हैं वो पार्टीज चूज करती है, और वो अगर फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग फील्ड का मैटर है तो इंजीनियर को ही चूज करेंगे जो बहुत एक्सपीरियंस होगा और उसको मास्टरी होंगी, नॉलेज वगैरह ज़्यादा होगा उसके पास, ऐसा ही। और इधर लिमिटेड जुरिस्डिक्शन एक डिसएडवांटेज देख सकते हैं अपन तो। एडीआर कैनॉट रिजॉल्व क्रिमिनल केसेस, सीरियस फ्रॉड और मैटर्स ऑफ पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मतलब ऐसे मैटर्स एडीआर में जाते ही नहीं, और अगर गए भी तो ये रिजॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि उनके लिए जो प्रोसीजर लगती है वो सिर्फ कोर्ट के पास अवेलेबल रहती है, ना कि आर्बिट्रेटर के पास। सो अपन ने ये जो देखी वो एक कैटेगरी थी, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऐसा देखा अपन ने। मतलब अगर स्पीड एंड इफिशियंसी देखे तो उससे प्रोसेस तो फास्ट हो रही थी लेकिन टेक्टिकल डिलेस हो रहे थे उसके अंदर। कॉस्ट फैक्टर से इकोनॉमिकल था वो, लेकिन प्राइवेट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। प्रोसीजरल रिजिडिटी, मतलब फ्लेक्सिबल था लेकिन फॉर्मल नहीं था। कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेट था लेकिन उससे कोई वैल्यू नहीं मिलती थी किसी को। आउटकम नेचर एमिकेबल था बट उससे पावर इम्बैलेंस हो रहा था। फाइनलिटी बाइंडिंग था बट उसका लिमिटेड ही रिकोर्स था, मतलब अपील की प्रोविजन ना होने की वजह उसका भी वो एक अनफेयर डिसएडवांटेज हो रहा था वो। एक्सपर्टाइज स्पेशलाइज बंदा रहता था और उनका लिमिटेड जुरिस्डिक्शन था, ये एक डिसएडवांटेज। सो की लीगल रेफरेंसेस, द गोल्डन रूल ऑफ एडीआर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी विच अलाउज द कोर्ट टू रेफर एनी सुटेबल केस टू एडीआर। मतलब सबसे पहले अपने को सेक्शन 89 ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि कोर्ट को ये पावर देता है कि आप कोई भी केस को एडीआर को रेफर कर सकते हैं विद स्टैट्यूटरी बैकिंग। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 एज अमेंडेड एंड द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, ये दोनों की, मतलब ये दोनों उसके अंदर पूरा डिटेल्स था एडीआर से रिलेटेड इन दोनों एक्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट स्टांस, इन सलीम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द कोर्ट emphasized that ADR is not meant to replace courts but to supplement them for more efficient justice। तो कोर्ट ने ये बोला इस केस के अंदर कि एडीआर कोर्ट को बदलने के लिए नहीं, मतलब कोर्ट की जगह लेने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि कोर्ट को हेल्प हो सके, सप्लीमेंट्री काम करे वो, और इफिशिएंट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। सो ये हो गया अपना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का।